नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद के फटे जूते का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। यह क्लास 9 क्षितिज का पाठ है। इससे पहले भी मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ, समरी भी बनाई हूँ और क्लास 9 क्लास 10 का लगभग मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। कृतिका, क्षितिज, स्पर्श और संचयन का उसका समरी, क्वेश्चन आंसर और फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और समरी आप शॉर्ट में भी बहुत सारा देख सकते हैं, उस पर बना हुआ है और थोड़ा डिटेल में भी बना हुआ है। जो भी आपको आसानी से समझ में आए आप उसको देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को प्रेमचंद के फटे जूते का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। तो इसका उत्तर है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। संघर्षशील, प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकरें मारी, अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे, समझौते नहीं किए। लेखक के शब्दों में, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। अपराजय व्यक्तित्व, प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजय था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी। यदि वे मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसे तो सही। उन्होंने निराश हताश जीने की बजाय मुस्कान बनाए रखी। उनकी नजरों में तीखा व्यंग और आत्मविश्वास था। लेखक के शब्दों में, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। कष्टग्रस्त जीवन, उनका कैसा जीवन था, कष्ट से भरा हुआ, इसके बारे में है। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे। उन्होंने गरीबी को सहर्ष स्वीकार किया। वे बहुत सीधे साधे वस्त्र पहनते थे। उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। उन्होंने फोटो खिंचवाने में भी अपनी सहजता बनाए रखी। सहजता, प्रेमचंद अंदर बाहर से एक थे। लेखक के शब्दों में, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। फिर उनका मर्यादित जीवन किस तरह का था यह बताया गया है। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया। उन्होंने अपने नेम धर्म को अर्थात लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्ति के रूप में तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। अब प्रश्न संख्या 2 है, सही कथन के सामने सही टिक का निशान लगाइए। क का बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। ख का लोग तो इत्र चुपर कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ग का तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घ का जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इसमें क का आंसर सही होगा। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क का जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 24 टोपियां न्यौछावर होती है। तो इसका उत्तर है, जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पांव में है अर्थात नीचे है उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। जिसका स्थान ऊंचा है जो सिर पर बिठाने योग्य है उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। एक धनवान पर 25 गुणी लोग न्यौछावर होते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की जी हजूरी करते नजर आते हैं। ख का तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान होते हैं। इसका उत्तर है, प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी से में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं था। वे अंदर बाहर से एक थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग न था। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। ग का जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो।
इसका उत्तर है, लेखक कहता है प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पांव की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किए रहा। प्रश्न संख्या 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो इसका उत्तर है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, लेखक ने पहली टिप्पणी सामान्य रूप से जगत के व्यवहार को देखकर की थी। प्रायः लोग अपने घर पहनने के लिए और बाहर घर पहनने के लिए और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर करते हैं, परंतु प्रेमचंद इन सबसे अलग हैं। यह उन्होंने बाद में सोचा। दूसरा, लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल और सहज बने रहे, उन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया, इसलिए पोशाकें बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती, इसलिए उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी बदल दी। प्रश्न संख्या 5, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है? तो इसका उत्तर है, मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है, वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है, जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे और तने का तथा अंत में फूल फल का विकास होता चला जाता है। उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है। वह बात खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। बात से बात निकालने की यह व्यंग शैली बहुत आकर्षक बन पड़ी है। प्रश्न संख्या 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो इसका उत्तर है, टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला सारे बहाव को रोक देता है, उसी भांति अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। इस पाठ में टीला शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता आदि बुराइयों के लिए हुआ है। अब रचना और अभिव्यक्ति। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। तो यह आप लिख सकते हैं, जैसे उत्तर में है, मेरे हाथ में मेरे जिस मित्र का हाथ है उसकी एक चीज का मैं हमेशा कायल हूँ, वह है उसकी टाई की गांठ। ऐसी साफ सुथरी गांठ आपके देखने में नहीं होगी, लगता है जैसे जन्मजात ऐसी ही हो, कोई सिलवट नहीं, कोई बिखरावट नहीं। ऐसा नहीं कि यह टाई सूट के साथ पहनते हो, गर्मियों में कमीज के साथ भी वे टाई पहनते हैं, तब भी टाई की गांठ इसी तरह रहती है। आगे बता रहे हैं कि सच बताऊं, मुझे एक भी ऐसा दृश्य याद नहीं आता जब मैंने उसे टाई के बिना देखा हो। हाँ, एक बार मैं सुबह सुबह उनके घर चला गया, उस समय भी उन्होंने मुझे 45 मिनट प्रतीक्षा कराई। जब ड्राइंग रूम में आए तो टाई लगाए हुए थे, गांठ तब भी वैसी थी जैसे जन्मजात हो। मैं सोचता हूँ इन्हें गांठ लगाने का इतना शौक क्यों होगा? शायद इसलिए कि वे बिखराव को नहीं, गठन को पसंद करते हैं, इसलिए जब भी बोलते हैं संभल कर बोलते हैं। मैंने आज तक उन्हें व्यर्थ की गप्पे लड़ाते नहीं देखा, चुटकुले सुनाते नहीं देखा, सुनाते क्या, चुटकुलों पर हंसते भी नहीं देखा। यदि कोई उनके सामने कोई चुटकुले पर हंसते तो वे उसे बेहुदा या बेसऊर कहकर घंटों तक अपना मुंह बिगाड़े रहते हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, बोलो तो ढंग का बोलो वरना चुप रहो। ऐसा ना समझिए कि वे अक्सर चुप ही रहते हैं, नहीं, वे अक्सर बोलते पाए जाते हैं और जब भी बोलते हैं किसी न किसी राष्ट्रीय समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए पाए जाते हैं। उनका व्यक्तित्व गंभीर है, यदि कोई उनकी बात न सुन रहा हो तो उस पर व्यंग कसने लगते हैं और अगर कोई बीच में बोलना शुरू कर दे तो उसकी ओर मुंह मोड़कर उबासी लेने लगते हैं। मेरे टाई वाले मित्र की एक खूबी यह भी है कि वे हर किसी के गिरेवान में झांकते हैं, उनकी एक से एक बेहूदी बात को बतंगर बनाकर पेश करते हैं, पर अपने गिरेवान में उन्होंने टाई बांध रखी है, किसी को झांकने नहीं देते। पिछले दिनों उन्हें कोई सदमा लगा, हुए पागल हो गए, पेट ऐसे निकल आया जैसे 10 बच्चे एक साथ प्रसव करेंगे। लोगों को उनके गिरेवान में न सही बाहरी व्यक्तित्व में झांकने का मौका मिल गया, परंतु तब वे छुट्टियां ले गए, तब तक वापस नहीं आए जब तक उनकी देह वापस अपनी औकात पर न लौट आई। तो सच बात यह है कि मेरे इस मित्र के पूरे जीवन की गांठें ही गांठें हैं, अपने बड़े होने की गांठें। टाई तो बस ऊपरी गांठ है, भीतर कितनी गांठें हैं यह उनकी पत्नी से हमने जाना। वे भी उनसे इतना डरती है कि जितना कि चपरासी साहब से।
इसलिए बेचारी तभी हंसती है जब वे चाहते हैं। प्रश्न संख्या 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो इसका उत्तर है, आजकल लोग वेशभूषा के प्रति बहुत सचेत हैं। वे बाहर निकलने पर वेशभूषा का पूरा ध्यान रखते हैं। वे जानते हैं कि वेशभूषा के कारण लोगों के व्यवहार में अंतर आता है, इसलिए वे समाज को प्रभावित करने के लिए वेश धारण करते हैं। समाज की वेशभूषा को महत्व देने लगा है, इसलिए विद्यालय में भी छात्र छात्राओं को वेश सज्जा के प्रति सचेत कर दिया जाता है। आजकल धोती कुर्ता या पायजामा पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लोग अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाने के लिए पैंट कमीज धारण करते हैं। लड़कियों ने तो कमाल ही कर दिया है, वे अपनी परंपरागत वेशभूषा छोड़कर जींस टॉप या कमीज पैंट डालने लगी हैं। इससे वे स्वयं को आधुनिकता के रूप में पेश करती हैं। भाषा अध्ययन। प्रश्न संख्या 9, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हौसला पस्त करना, उत्साह नष्ट करना। उत्तर है वाक्य, अनिल कुंबले की फिरकी गेंदों ने श्रीलंका के खिलाड़ियों के हौसले पस्त कर दिए। ठोकर मारना, चोट करना। वाक्य, प्रेमचंद ने राह के संकटों पर खूब ठोकरें मारी। टीला खड़ा करना, बाधाएं आना। वाक्य, जीवन जीना सरल नहीं है, यहाँ पग पग पर टीले खड़े हैं। तो आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे मैं नए पाठ के साथ फिर मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।